हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं और भी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के जो है लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है और उसमें हम जो बुक है हमारी, जो पहला पेपर है वो एलिमेंट्री अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री है, जिसमें हम पहला चैप्टर जो कि नंबर्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और उसमें मैंने आपको नंबर्स में बहुत सारी डेफिनेशंस क्लियर करी हैं, जो कि आपको भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जिनने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आइलर नंबर्स, है ना। आइलर्स नंबर क्या होते हैं ये बहुत जानना जरूरी है, अच्छा है टॉपिक, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, है ना। तो पहले थोड़ा डेफिनेशन पे बात करते हैं और उसके बाद फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल आइलर्स नंबर क्या होते हैं, बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ऐसा होता है कि आप लोगों ने लिमिट वाले कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, 11th 12th में पढ़े होंगे। तो एक लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ लिखा है लिमिट एल आई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ये एक लिमिट होती है। इस लिमिट को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए बेटा। लिमिट एन टेंस टू या एन रन्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है कि एन इन्फिनिटी की ओर रन कर रहा है और यहाँ पर एक डिजिट दे रखी है 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। तो इस प्रकार की जो लिमिट होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है ना, इस पूरी लिमिट का जो आंसर आता है वो आता है स्मॉल ई। क्या आता है? स्मॉल ई। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल ई है ये क्या है? ये स्मॉल ई जो है यही आपका आइलर्स नंबर है, यही आपका आइलर्स नंबर है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 2.71828 डॉट 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 समथिंग होती है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है आइलर नंबर। और आइलर्स नंबर को हम स्मॉल ई से क्या करते हैं? डेनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 2.7182 समथिंग होती है। जैसे जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 3.14 समथिंग होती नहीं होती है, जिसको हम 22/7 भी बोलते हैं। तो ये पाई एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैसे ये भी एक ई है जिसको हम आइलर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर लिमिट ये करने पर ई कैसे आया, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। ये जो लिमिट आपको दिख रही है, ये जो लिमिट आपको दिख रही है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि कभी भी अगर आपको 1 प्लस समथिंग कुछ मिले जिसकी पावर एन हो, कभी भी लिमिट निकालने को मिले जिसकी पावर एन है और एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मान लो यहाँ के लिखा है और यहाँ भी के लिखा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसी कोई लिमिट दिख रही है जिसकी शकल ऐसी हो, इसकी पावर एन हो टाइप की, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले ई लिखो, फिर ये जो पावर दे रखी है उसको आगे कर दो और फिर अंदर वाला जो बेस लिखा है उसको लिखो और जो भी अंदर वाला बेस लिखा हुआ है इसको एक माइनस कर दो। ये तरीका होता है लिखने का। इसको दोबारा बोल देता हूं मैं। अगर आपको कोई लिमिट दे रखी है एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर एन लिखा हुआ है, तो ऐसे लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले ई लिखो, ई मतलब आइलर्स नंबर लिखो, जो पावर दे रखी है उसको आगे लिख दो, ई के ऐसे करके आगे लिख दिया, फिर जो अंदर बेस लिखा है उसको मैं इसे एक माइनस कर दो, हर क्वेश्चन में एक माइनस कर दो। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना। और लिमिट तो ये लिखी पड़ी है, लिमिट तो एन टेंस टू इन्फिनिटी है ये। तो देखो ये -1 से +1 गया, इस वाले एन से ही एन चला गया, तो क्या बचा? ये ई बचेगा केवल, ऊपर पावर 1 है, ई बचेगा। तो इसका मतलब इस तरीके से ये इसकी वैल्यू जो है वो ई के बराबर हो जाती है। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है। तो जो पावर होती है वो आगे हो जाती है और बेस में से कम हो जाता है, इस वजह से आपको ये मिल जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है बेटा? आइलर नंबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आइलर नंबर। अभी हम इसकी ना इसके आगे जरूरत पड़ जाती है, अभी हम बीएससी में अभी और लेक्चर पढ़ेंगे
तो आगे इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर आप इसका यूज करेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट करिए और बताइए कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, वो भी यहाँ पूछ लेता है, कभी कभी आ जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन है 4 नंबर 5 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, एक प्रूफ करने के लिए बोल देता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन थ्योरम करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसी टाइप के आप क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक थ्योरम है, या क्वेश्चन करके लिख लो, जैसा अच्छा लगे वैसा लिख लीजिए आप। क्वेश्चन करके लिख लोगे तो ठीक रहेगा, थ्योरम भी लिख सकते हो वैसे आप, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट अंडर रूट टू प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने, ये 10th क्लास में पढ़ा है ना, तो वही चीज है, कैसे करते हैं 10th वाला ही है इसका, है ना। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं करके, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो कर लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, अंडर रूट 2 को मैं रेशनल एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। 1 मिनट जरा वेट करिएगा बेटा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको रेशनल एज्यूम कर लेता हूं, तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट है ना, एज्यूम अंडर रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट 2 को एक रेशनल मान लेते हैं। अब रेशनल मानने के बाद, अब रेशनल नंबर क्या होता है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सब बच्चे जानते हैं, पी अपॉन क्यू बोल दो या ए अपॉन 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं एक काम करता हूं, अंडर रूट 2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मान लेता हूं। मैंने क्या करा, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मान लिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, एंड क्या होना चाहिए, P क्यू इज को प्राइम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। बताओ ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को। को प्राइम का क्या मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1। आपको याद होगा मैंने आपको को प्राइम नंबर पढ़ाए थे, आप देख लीजिए, पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया है मैंने आपको, चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, अंडर रूट 2 को मैंने सबसे पहले क्या माना, रेशनल मान लिया। बचा मैं इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन मैं इसको रेशनल मान के चलता हूं। अब रेशनल माना है तो पी अपॉन क्यू में लिख सकता हूं मैं इसको, और यहाँ पर ये जो क्यू लिखा हुआ है ये नॉन जीरो होना चाहिए, साथ ही ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। समझ में आया। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो पी, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट 2 इंटू क्यू। मैंने क्या करा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो यहां तक बात ठीक है। अब क्या करना है, अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर कर दूंगा मैं पी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर पी स्क्वायर, यहां पर रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा। इसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। जरा यहां तक बताओ, बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई यहां तक। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर लिखा है P इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, तो ये 2 का मल्टीपल है। मेरी बात को सुनना, यहाँ पर पी स्क्वायर है या क्यू स्क्वायर है और बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल हो गया। 2 का मल्टीपल होने का मतलब ये हो गया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो यहां लिखा है 4, तो 4 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 4 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 2
2 अगर मेरा 2 से डिविजिबल है तो 2 का स्क्वायर करने पर भी ये 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर करने पर भी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे 3 का होता है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? या फिर कोई किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वो स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा वो भी 2 या 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो जैसे ये पी स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम होती है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर होगी सबको यह बात? तो ये बात आप यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर या वी नोट ऐड करके लिख सकते हैं यहां पर कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2, है ना? देन p is also divisible by 2, डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आई यहां तक बात? अच्छा, अब एक बात और सुनो, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और p भी 2 से डिविजिबल है तो एक काम करा जा सकता है कि p स्क्वायर भी 2 से कट रहा है, p भी 2 से कट रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम, देन तो एक काम कर सकते हैं कि जो p है इसको मैं 2c मान सकता हूं। बोलो मान सकता हूं? देखो कैसे, मैं समझाता हूं। अगर मान लो 4 हमारा 2 से डिविजिबल है और 16 मतलब 4 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा ना। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या 16 लिखा है तो 2 इंटू 8 कर सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुनो बेटा, यहाँ पर लॉजिकल बात समझो कि अगर पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, पी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो कट रहा है नंबर वो 2 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 4 2 से कट रहा है तो 4 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 इंटू 2। 16 2 से कट रहा है तो इसका मतलब 16 भी 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 इंटू 8 हुआ नहीं हुआ? अब जैसे मान लो 32 है, 32 मेरा 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 भी 2 का मल्टीपल होगा, तो तभी तुम लिख सकते हो 2 गुणा 16, तो 2 का मल्टीपल हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं आया समझ तो बताना। देखो हाई स्कूल में तो आपने ये क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको रट के बैठ जाते हैं, तो रटना नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर p कोई नंबर है, अगर वो 2 से कट रहा है तो उसका स्क्वायर भी 2 से कटेगा, और अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा। अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। कोई नंबर अगर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब वो 5 से मल्टीपल होगा। समझ में आया? तो पी स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, पी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब पी 2 का मल्टीपल हुआ है नहीं हुआ? तो 2 और मल्टीपल में सी कोई भी मल्टीपल हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो p को मैं 2c लिख सकता हूं क्योंकि ये 2c का मल्टीपल हो गया। समझ में आया? अब मैं p की जगह 2c पुट कर दूंगा, यहां पर कर देता हूं। तो इस p की वैल्यू को उठाकर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में लगा देता हूं। ठीक है? तो c कोई कुछ भी है, यहां लिख सकते हो c इज एनी इंटीजर। c क्या हो गया? c कोई भी इंटीजर हो गया। तो इस p को उठाकर आप एक में लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको क्या करो आप, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है? ठीक है, चलो लगा दो, इसको इधर लगा दो। तो इसको यहां पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इससे इसको काट दो, 2 से 4 काट सकता हूं ना मैं, तो 2 से 4 काट दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा तमीज से लिखूं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसे बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहां तक का बात सबको समझ आई नहीं आई? क्या विजिबिलिटी क्लियर है? क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है? बताइए। ठीक है, डन। यहाँ तक तो सही दिख रहा है वहां। हाँ, अब बताओ यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई सब बच्चों को? आ गई? अब देखो, अब ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने बनाई है, ये लाइन ऐसी है, हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई।
इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, पी भी 2 से डिविजिबल है, तो पी 2 का मल्टीपल हो गया। उसी प्रकार से ये इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर इज divisible by 2, then q is also divisible by 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा स्पेस कम है बेटा, तो ये मिटा देता हूँ, ये मिटा लो, उतार लो यहाँ से। कर लिया? चलो ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ हल्का सा। हाँ देखो, तो यहां से ये समझ में आया कि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और क्यू भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो क्यू है बट टू मल्टीपल में होगा, है ना? तो इससे क्या समझ में आया? देन इससे ये समझ में आया कि जो क्यू है वो भी 2d किसी का मल्टीपल होगा, d एनी इंटीजर। यहां लिख सकता हूं मैं, d इज एनी इंटीजर, इंटीजर हो गया। ठीक है, इसका मतलब Q भी 2 का मल्टीपल हुआ और P भी 2 का मल्टीपल हुआ। बस अब समझो मेरी बात को जो समझा रहा हूं। यहां से मैंने ये प्रूफ किया कि जो P है वो किसी इंटीजर का 2 का मल्टीपल है, और यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो Q है वो D किसी नंबर का 2 का मल्टीपल है। जब P 2 का मल्टीपल है और Q 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? देन तो इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q इज कॉमन। क्या हो गया कि इसमें 2 क्या हो गया? कॉमन हो गया ना। जस्ट वेट, हाँ, हैव कॉमन, हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो भी 2 का मल्टीपल है और जो P है वो भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब P और Q में जो 2 है वो कॉमन आ रहा है। ओ गॉड, तुमको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी? जो P है वो भी 2 का मल्टीपल है, जो Q है वो भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन हुआ या नहीं हुआ? P से भी 2 है, 2 में 2 है, तो 2 मल्टीपल हुआ नहीं हुआ? तो 2 कॉमन हो गया, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है अगर 2 का मल्टीपल है तो। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा था? लेकिन जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तब मैंने आपसे कहा था कि P और Q ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो कॉमन मिल गए मुझे, 2 कॉमन मिल गया। अगर 2 कॉमन मिल गया इसका मतलब को प्राइम बचा ही नहीं। को प्राइम होने के लिए जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सबका समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा था कि ये को प्राइम होने चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने इसको रेशनल मान के चला था, स्टार्टिंग में मैं इसको रेशनल मान के चला था और मैंने आपसे कहा था कि रेशनल नंबर में P और Q को प्राइम होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों क्या दे रहे हैं? ये दोनों कॉमन फैक्टर दे रहे हैं। इसका मतलब P और Q आपका को प्राइम नहीं है। अगर P और Q को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब हो गया, तो यहां लिख सकते हो हैंस, कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब हुआ हैंस, हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्या हुआ? इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया? अगर मैं इसको रेशनल नंबर मान के चला था, इसलिए मैंने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था, क्योंकि रेशनल नंबर को ही P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और P अपॉन Q क्या, P और Q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना? ये को प्राइम ना होकर ये क्या मिल गया? इसमें कॉमन फैक्टर मिल गया। इसका मतलब हमारी मानी गई, जो हमने जो माना था वो गलत है। एक्चुअली में अंडर रूट हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया। तो हमने जो रेशनल मान के चले गए हमने उसी का ही कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया, जिस वजह से ये इरेशनल प्रूफ हो गया। अब बताओ यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है बच्चों? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार देख लेना। अब ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब ये अंडर रूट 2 बोल रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये अंडर रूट 3 बोल देगा, अंडर रूट 5 बोल देगा,
तो आपको ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। मान लो इसने यहाँ पर अंडर रूट क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, अंडर रूट 7 लिख दिया, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको रेशनल मानो, रेशनल मानोगे इसको, सबसे पहले क्या करोगे, रेशनल, रेशनल के लिए पी अपॉन क्यू लिखोगे, फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी अंडर रूट 7 क्यू हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो p है तो 7 का मल्टीपल है, तो p स्क्वायर भी 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर p की जगह पे 7c लिख सकता हूँ, ठीक है, 7 का मल्टीपल हो गया। फिर इस p को मैं उठाकर यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 का 7c का स्क्वायर इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर, एक 7 7 कट जाएगा तो 7c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। इसका मतलब जैसे p स्क्वायर 7 का मल्टीपल था वैसे क्यू स्क्वायर भी 7 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब ये जो q है इसको भी मैं 7d के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो p को मैंने लिखा 7c और q को मैंने लिखा 7d के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब P और Q आपके को प्राइम ना होकर इसमें 7 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम ऐसे भी शो करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को हम ऐसे भी शो करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब P और Q क्या हो गए, आपके कॉमन फैक्टर हो गए, ये आपका रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, √7 एक इरेशनल नंबर हो गया, बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इरेशनल इरेशनल को यहाँ पर प्रूफ करते हैं। बोलो यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आई या फिर नहीं आई, फास्ट जल्दी बोलो, आ गया होगा यार, इतने समझदार बच्चे हो तुम लोग, इतना तो आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़े, चलो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इरेशनल जो है प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको बेटा, चलो मिटा देते हैं, थोड़ा ये मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि थोड़ा स्पेस घेर रहा है इसलिए मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर देता हूँ, लिखाता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ये तो सिंपल डेफिनेशंस थी जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ये सब चीजें उनको भी सब क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ये टॉपिक बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए भी, तो यहाँ लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल और ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अच्छा PLE आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन को समझते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो इसके ना मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा AB की पावर n, ये किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू b की पावर n, ऐसा आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ में 8th क्लास में, मिलते हैं ऐसे सब, है ना, मिलते हैं ना, बोलो जल्दी बोलो, मिलते हैं ना। तो ये आपको 8th क्लास में अपने फॉर्मूले याद किए होंगे, है ना, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि ये इसके बराबर कैसे हुआ ये प्रूफ करेंगे, कि ये चीज इसके बराबर कैसे हुई ये प्रूफ करेंगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि सर हाँ ऐसा कर दो, सही है की बात है, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है ना, समझ में आया क्या बोला मैंने। ठीक है, जैसे मान लो मैं ए की जगह पे मैंने 2 ले लिया और बी की जगह पे मैंने 3 ले लिया, मान लेते हैं, यहाँ पुट करो, ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे 3, और एन की जगह पे एक काम करो 2 ले लो, तो 2 ले लिया, यहाँ रख दो, ए की जगह पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अब देखो 3 इंटू 6 स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, 6 का 36 और 4 9 36, देखो है बराबर, दोनों बराबर है
है ना, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, लेकिन हमने ये एक एग्जाम्पल से प्रूफ किया। किससे क्या प्रूफ में, ये एक एग्जाम्पल से प्रूफ किया, लेकिन हमें यहाँ पर एक मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्म में इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करा जाएगा वो चीज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये यही वाला एग्जाम्पल ले लूंगा मैं अभी प्रूफ करने के लिए। पहले थोड़ा सा इसके रूल जान लेते हैं। अब इसका रूल क्या है, इसको कैसे करेंगे, रूल देखो बेटा इसका, है ना। अगर हम प्रूफ करने बैठे हैं तो हम इसके रूल क्या है, रूल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा उसको आप पी एन एज्यूम कर लेना सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसको लेट करना। जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है, लेट पी एन वी गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो भी आपको दे रखा है उसको आप पी एन एज्यूम कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद सेकंड टाइम जो भी आपको एन दे रखा होगा वहां पर आप क्या कर दीजिए, वन पुट कर दीजिए हमेशा। यही रूल हर क्वेश्चन में लगेगा। ये रूल पढ़ो बेटा अच्छे से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लिए रूल होते हैं। पहला तो ये रूल ये है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसे आप पी एन मान लीजिए। फिर आपने जो पी एन माना है उसमें एन की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, वन पुट कर दीजिए। ठीक है ना। या फिर हाँ, या फिर ऐसे लिख लो, शो डेट, आपको शो करना है ना, शो डेट P1 इज ट्रू, ये शो करना है। वन रखने पर दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो पहले वाले के लिए आप प्रूव कर देंगे इसको वन रखकर। ठीक है, दूसरा वाला थर्ड, थर्ड ये है कि लेट, जो पहले वन रखने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर के कोई भी एक इंटीजर रख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, उसको आप क्या करिए, ट्रू मान लीजिए पहले ही। ठीक है, वेयर के इज पॉजिटिव वैल्यू। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप क्या लिख रहे हो, ये अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको पीएन मान लेना है। दूसरा वन के लिए ट्रू प्रूफ कर देना है, और दूसरा के मान के ट्रू मान लेंगे, उसको के रखने पर मान लेंगे उसको। ठीक है, और फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट लास्ट है रूल, इसमें क्या करिए आप, शो डेट। अब आपको शो करना है, शो डेट कि पी के प्लस वन वी ट्रू, है ना। अगर इसके लिए अपने नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको लास्ट फोर्थ रूल क्या है कि आपने जैसे के माना था वहां पर के प्लस वन रखने पर वो चीज बराबर। अगर आपने ये चार, अगर किसी क्वेश्चन में चारों के चारों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। अगर ये चारों में से एक भी नहीं नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। जल्दी नोट करो फटाफट इसको। मेरी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो बेटा कॉपी किताब, कॉपी और पेन लेके बैठे, है ना। बिना कॉपी पेन के काम नहीं चलेगा। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, डन। चलो, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं जो मैंने अभी लिया था। उसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा सर ये रूल क्या कह रहे हैं, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, चलो पहला रूल क्या है, सॉल्यूशन। पहला रूल क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप क्या मान लीजिए, पी एन मान लीजिए। पहला रूल, फर्स्ट रूल, लेट, सबसे पहले आप इसको पी एन मान लीजिए, पी एन। ठीक है, ऐसे करके मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए क्वेश्चन को पूरे को। देखो समझ में आ गया। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप पहले एज ए पी एन मान लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, दूसरा रूल ये था कि एन की जगह पर वन पुट कर दीजिए, है ना। इफ एन इज इक्वल टू वन देन, अब आप इसके लिए पुट करेंगे, वन के लिए ट्रू करेंगे तो एन की जगह वन रख दीजिए। एन की जगह आपने वन रख दिया, इसको वन मान लीजिए ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। एन की जगह वन मान लीजिए, फिर ए बी की पावर एन, एन की जगह वन रखना है ना, फिर ए वन बी वन, तो कुल मिलाकर क्या मिला,
ए बी इज इक्वल टू ए बी मिल गया। देखो दोनों बराबर आ गए, नहीं आ गए? देखो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर गया। समझ में आया? तो पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या आ गया? समझ में आ गया। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप ये था कि आप के मान लीजिए थर्ड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में यहां कर देता हूं तीसरा। ठीक है, आप क्या करेंगे? लेट एन की जगह पर क्या रखेंगे? के रखेंगे। और एन की जगह के रखने पर उसको फ्रॉम वन, उसको ट्रू मान लेंगे पहले से ही, हर क्वेश्चन में करेंगे फ्रॉम वन। यहाँ पर एन की जगह के रख दो। ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के और बी की पावर के। इसको आप हमेशा ट्रू मानेंगे, ऑलवेज ट्रू मानेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलवेज क्या मानेंगे? इसको ट्रू मानेंगे। बोलो जल्दी बोलो, समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई। चलो अब फोर्थ स्टेप देखो। फोर्थ वाला अगर प्रूफ और हो जाए तो कहानी पूरी सही सही प्रूफ हो जाएगी आपकी। फोर्थ में क्या करना है आपको? पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करना है। तो यहां पर रख दो फ्रॉम वन में, फ्रॉम वन। इस वाले को इक्वेशन टू बोल दो बेटा। ठीक है, फ्रॉम वन, एन की जगह पर के प्लस वन रख दो। तो क्या हो जाएगा? पी के प्लस वन। तो ए बी एन की जगह पे क्या रख दीजिए? के प्लस वन रख दीजिए। ठीक है, इक्वल एन की जगह पे के प्लस वन रख दीजिए, डॉट बी के प्लस वन रख दीजिए। आगे सबके समझ में? अब यहाँ पर क्या करना है इसको समझना बेटा। अब यहाँ पर ये है एल एच एस, ये है आर एच एस। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना? तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड लेके आना है, बस हो गया प्रूफ आपका। एल एच एस लिखो सबसे पहले। एल एच एस क्या है? एल एच एस है ए बी के प्लस वन है। चलो इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो के प्लस वन लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी की पावर के डॉट ए बी। बोलो जल्दी बोलो, ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? पावर वन लिख सकता हूं ना, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो के प्लस वन को मैं ऐसे दो दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस एंड नो। यस जल्दी बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए प्लस ए इंटू बी की पावर के। तो देखो ए इंटू बी के क्या लिखा हुआ है? ये तो फ्रॉम टू से मैं इसकी जगह पर ये लगा सकता हूँ, ए की पावर के डॉट बी की पावर के लिख सकता हूँ। और यहाँ पहले से ही ए बी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ए की पावर के है, यहाँ ए की पावर वन है, तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ के लिखा है, यहाँ वन लिखा है, तो के प्लस वन हो जाएगा। के प्लस वन हो गया डॉट, यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो बी के प्लस वन हो जाएगा। अब बताओ ये आर एच एस आया या नहीं आया? यही तो आर एच एस है, देखो आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने एल एच एस लेकर आर एच एस प्रूव कर दिया। तो क्या हुआ? चार के चारों स्टेप क्या हो गए मेरे? सेटिस्फाई हो गए। अगर चारों के चारों मेरे जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बताओ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबको समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछ लेते हैं। पहले मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं आया? चारों स्टेप को कैसे लगाना है सबको पल्ले पड़ गया या नहीं पड़ गया? जल्दी बोलो, एक बार और समझा दूं। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको पी एन एज्यूम कर लीजिए। फिर आप वन के लिए एन इक्वल टू वन के लिए प्रूफ कर दीजिए, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। वन रख दीजिए, बराबर दिखेगा आपको। फिर थर्ड स्टेप में एन इक्वल टू के आपको मानना है कि सही है, एन की जगह पे के रख दीजिए, उसको हमेशा ट्रू मानिए कि हाँ ये सही कह रहा है। फिर फोर्थ वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको बस। फिर आपको क्या करना है? एन की जगह पे आपको क्या करना है? एन की जगह पे के प्लस वन रखना है। एन की जगह पे क्या रखना है बेटा? के प्लस वन रखना है। जैसे आप एन की जगह पे के प्लस वन रखेंगे, जब एन की जगह पे के प्लस वन, एन की जगह पे के प्लस वन पुट करेंगे, पुट करने के बाद एल एच एस को लेना, एल एच एस को प्रूव करना आर एच एस, ब्रेक करते रहना, मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको ब्रेक किया के और वन में, फिर इसकी वैल्यू उठाकर मैंने इक्वेशन टू से उठाई, यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, आर एच एस मिल गया। चारों स्टेप प्रूफ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबको समझ में आया नहीं आया? सब बच्चों को आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, डन। ठीक है बच्चों,
चलो अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये वाला सबका समझ आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है n ब्रैकेट में n+1 n+5 n+5 is multiple of 3 is multiple of 3। जो n ब्रैकेट में n+1 n+5 है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है, ये प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। क्या ये नंबर n+1 n+5 3 का मल्टीपल है। बस ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल इंडक्शन लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन ना लगाना पड़ेगा। लगा दो, क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या था बताओ, लेट। सबसे पहले ये था कि इसको Pn एज्यूम करिए। चलो सबसे पहले मैंने क्या करा, Pn एज्यूम कर लिया, जो कि मेरा n+1 और n+5 ये प्रूफ मान लिया। उसके बाद n की जगह पे क्या करना है, 1 के लिए प्रूफ करना है। तो पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो p यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ 1+1, यहाँ पर 1+5, इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 2, और ये 1 है आगे, 1 × 2 ये कितना हो जाएगा 6। फिर ये कितना हो जाएगा 12, और 12 तो 3 से कट ही जाता है, 12 3 से कटता नहीं कटता है, तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई, है ना। ये इससे क्या हो गया, 12 जो होता है 3 का मल्टीपल होता है, सबको पता है, 3 से कट जाता है 12, 3 चौक 12 करके, है ना। चलो अब k के लिए मानते हैं दूसरा स्टेप। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप पे आ जाओ। तीसरे में क्या था, लेट हम मानते हैं कि n इज इक्वल टू k, n की जगह पे k रख दो। n की जगह पे k रख दोगे, इसके लिए ट्रू मान लेते हैं, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा, यहाँ k+1 हो जाएगा, यहाँ भी k+5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ की बात। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा ओपन करने के बाद। चलो इसे ओपन करो, पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो k² + k हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में k+1 k+5 सॉरी। अब ये k² k से मल्टीप्लाई करेगा तो k³, ये k इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5k², ये k यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो k², ये k यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 5k हो जाएगा। फिर k³ 5k और 5k² और k² कितना हो गया 6k² हो जाएगा, और +5k हो जाएगा। देखो तो इस वाले के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, इसको ट्रू मान लेता हूँ। इस वाले के लिए मैंने क्या मान लेता हूँ, उसको ट्रू मान लेता हूँ, कि ये जो है ये 3 से डिविजिबल है, ऐसा मान लेता हूँ, है ना। ऐसे क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 भी एज्यूम कर लिया, समझ में आया। तो पहला स्टेप क्या था, इसको Pn मानना। दूसरा स्टेप क्या था कि n की जगह पे 1 पुट करना। और तीसरा स्टेप क्या था बेटा कि n की जगह पे क्या रखना, k रखना। और n की जगह k रखने पर उसको क्या करोगे आप, ट्रू मानोगे पहले से ही, हाँ भाई साहब ये बात ट्रू है। ठीक है, डन। चलो अब आ जाओ फोर्थ वाले स्टेप पे, जिसमें आपको अब मेहनत करनी है। फोर्थ स्टेप,
इसमें क्या करना है आपको, पुट पुट एन की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, k+1 पुट करना है, तो रख दो। तो p n की जगह पे k+1 आ जाएगा, फिर k+1 आ गया n की जगह, फिर n की जगह k+1 और ऑलरेडी 1 है, फिर n की जगह पे k+1 और पहले से 5 है, तो यहां से क्या बना, यहां से बनेगा p k+1, ये हो जाएगा आपका k+1, ये हो जाएगा आपका k+2 और ये हो जाएगा k+6 आ गया। तो तो n की जगह पे k+1 रखने पर ये मिला। अब ये तो मैं जानता हूं कि ये जो है 3 का मल्टीपल है, ऐसा मैंने मान लिया है। अब मैं इसको ओपन करता हूं और देखता हूं कि क्या सीन बनता है मेरा, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं। इसको मैं ओपन करूंगा तो k से मल्टीप्लाई करेगा तो k², ये k² यहाँ करेगा, ये करेगा 3k आ जाएगा, 3k, फिर ये 1 से करेगा तो 2 आ जाएगा। सब पसंद में आया, खोलना जानते ही सब ये। और यहाँ पर k+6 हो जाएगा, फिर k² करेगा तो k³ हो जाएगा, ये k² आ जाएगा, 6k² आ जाएगा, ये इधर करेगा तो 3k² हो जाएगा, ये इधर कर k² ने किया ये से करा 60 डन, ये इधर किया इतना, ये ठीक डन, 18k हो जाएगा, फिर 2 करेगा तो 2k हो जाएगा, वो करेगा तो 12 हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, बोलो बोलो है बच्चों। सही है। अब क्या करा जाए, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। देखो अब एक काम करो, इस बात को सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है k³, ये लाइन बनानी है मुझे। अगर मैं ये लाइन यहाँ शो कर दूंगा तो मैं बता सकता हूँ। ये बना लो पहले, k³ बन गया, प्लस 6k² यहाँ से आ जाएगा, ये वाला, ये ले लिया, ये ले लिया, इसको रहने दो अभी। 18 में से 5 ले लो, 5 ले लो, तो ये हो जाएगा 5k। अब बाकी जो बचा, ब्रैकेट ले लो, बाकी क्या बचा, प्लस, बाकी क्या बचा, 3k² बचा। 3k² बचा, यहां से मैंने 5 ले लिया तो कितना बचा, 13, और यहाँ पर यहाँ 5 बचे, 15 बचेगा ना, और 12 बचा, ये बचा यार। कहानी बन नहीं रही है क्या, कहानी बन नहीं रही है क्या, रुको 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ ना इसको। हाँ बच्चों देखो, सही है, यहाँ तक मामला ठीक है हमारा। चलो अब एक काम देखो, मैं एक बताना भूल गया कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर मल्टीपल है 3 का। अगर ये पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल है तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, ये पूरा का पूरा अगर 3 का मल्टीपल है तो इस पूरे के पूरे को मैं मान सकता हूँ 3m, मान सकता हूँ। यहाँ पर ये जो m है 3 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल है, तो 3m बोल दिया मैंने। m कोई भी एक इंटीजर होगा ना, अरे बच्चों m कोई भी इंटीजर हो गया ना, ठीक है, समझ में आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा नंबर 3 का मल्टीपल है तो इसको मैंने 3m लिख दिया, अगर ये 7 का मल्टीपल होता तो 7m लिख देता, अगर ये 5 का मल्टीपल होता तो मैं 5m लिख देता, और m कोई भी इंटीजर है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर के मुझे ये मिला था, इस k+1 रखने पर मुझे ये मिला, तो मैंने जब इसको ओपन किया तो मुझे ये मिला, तो मुझे इसमें से ये चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो जो पार्ट मिल रहा है वो लिख दिया मैंने, बाकी जो बचा रहा है मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आया। और अब हम जानते हैं कि ये तो भाई ये तो सेम यही बन गया, ये वाला पार्ट तो सेम यही बन गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, 3m लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो एक काम करो, इस पूरे को 3m के इक्वल मान लो, तो इसकी जगह पे मैं 3m लगा सकता हूँ, प्लस 3k² प्लस 15k+2 लिख दिया, ये लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक बात, सॉरी मैं मिस्टेक है, 12 है।
समझ में आया? दोबारा बोल दूं, ये 3 का मल्टीपल है बेटा। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है 3 से मल्टीपल। तो इस पूरे को मैंने 3m मान लिया, तो इसकी जगह पे मैंने 3m लगा दिया, जो कि मेरा इक्वेशन यहाँ से आया 1 से, और ये वाला जो पार्ट बचा मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो आगे की कहानी। ये आ गया 3m प्लस, यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 से कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेने पे क्या बचा, m प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। अब देखो, अब यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आने का मतलब हुआ कि ये भी 3 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि k+1 वाला पार्ट भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो चारों के चारों स्टेप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं फॉलो, चारों के चारों स्टेप फॉलो होने का मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था क्वेश्चन का, ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये ट्रू हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये नंबर जो है 3 का मल्टीपल है। अब बताओ मुझे कि ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई? जिस क्वेश्चन में चारों के चारों स्टेप फॉलो हो जाते हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो सही हो जाता है। अब n+1 n+5, सबसे पहले मैंने इसको Pn माना, फिर n की जगह 1 रख दिया, तो मुझको 12 मिला, और 12 3 का मल्टीपल होता है। फिर k के लिए तो मानना ही है, ट्रू है, किसको मैंने मान लिया है, 3 से मल्टीपल है, तो उसको फिर मैं 3m मान लिया, 3 का मल्टीपल। फिर k+1 पुट किया, पूरे का ओपन किया। ये चीज इसमें होनी चाहिए हमेशा, ये चीज इसमें होनी चाहिए हमेशा। समझ में आया? ये चीज क्या होनी चाहिए, हमेशा इसमें होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करने वाला। फिर आप प्रूफ कर दो, खत्म। आया समझ सबको? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, ये वाला, फिर आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है? ये नोट करते रहना, सब क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, कि तुम बोलो फिर सर कैसे करें, कोई भी आ जाएगा पेपर में, बाद में रोना मत फिर। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वो सब बेसिक था, जो आपको पहले से ही पता होना भी चाहिए था। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, या जो समय के साथ साथ भूल गया है इस चीज को, वो रिकॉल हो गई है वो सब डेफिनेशंस, ठीक है? अब यहाँ से जो है आपका बीएससी का असली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये सब चीजें आती है पेपर में। अब एक क्वेश्चन और देखो, 10 की पावर 2n-1 +1, ये +1 नीचे है, ठीक है, +1 ये पावर में है ऊपर, इज डिविजिबल बाय 11। लो ये क्वेश्चन आ गया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 की पावर 2n+1 इज डिविजिबल बाय 1, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसको करके बताओ कि क्या ये नंबर 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है? तो ऐसे चीज को हम कैसे प्रूफ करें भाई? अब यहाँ अगर कोई डिजिट होती तो मैं 11 से भाग कर देता, लेकिन यहाँ पर तो ये नंबर है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कैसे करें? तो इसके लिए क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन बनाया गया है। इसमें चारों स्टेप अगर फॉलो हो गए तो प्रूफ है, नहीं हुए तो नहीं, सिंपल सी बात। चलो फिर से करते हैं सॉल्यूशन, फिर से करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या स्टेप था कि इसको पी एन एज्यूम करना है। सबसे पहले क्या था कि लेट पी एन इसको एज्यूम करना है, तो पी एन मैंने एज्यूम करा, 10 की पावर 2n-1 +1, ठीक है? फिर दूसरा स्टेप 1 के लिए इसको प्रूफ करना था कि ये सही है, ठीक है? किसके लिए, n=1 के लिए, तो n रख दो, पी एन, n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रखोगे तो 2 × 1 - 1 +1, फिर क्या मिलेगा आपको, तो 10, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ +1 क्या हो गया, 10+1 11 हो गया, और 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 तो 11 से डिविजिबल होता ही है, तो इसके लिए ये चीज क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है? ये चीज के लिए सही हो गई। चलो अगला स्टेप क्या था, अगले स्टेप में हम क्या करते थे, लेट मानते थे, n की जगह k रख दो, n की जगह k रख दोगे तो क्या बन जाएगा, p ब्रैकेट में k, यहाँ पर हो जाएगा 10, और वहां पर 2k - 1 +1 इज
डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 11। इसके लिए मैंने मान लिया पहले से ही कि ये क्या हो रहा है, 11 से डिविजिबल है। समझ में आया? ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है बच्चों? ओ बच्चों, 11 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, 11 से कटने का मतलब है कि ये नंबर 11 का मल्टीपल भी होगा, है ना। 10 अगर 2 से कट रहा है, 2 से 10 काट सकते हो, तो इसका मतलब 10 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, तभी तो 2 से कट रहा है भाई, तभी तो 2 से कट रहा है ना। कोई भी डी न्यूमरेटर में कोई नंबर दे रखा है और न्यूमरेटर डी न्यूमरेटर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है डी न्यूमरेटर का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे 5 2 से नहीं कटता है, इसलिए 5 2 का मल्टीपल कभी नहीं होता। 20 24 2 से कट रहा है, इसका मतलब 24 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो मैं इसको 12 इंटू 2 लिखता हूँ। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है बेटा। तो ये पूरा का पूरा नंबर मैंने मान लिया कि 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होने का मतलब है कि इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ, लेट इसको मैं मान सकता हूँ 10 2k माइनस 1 प्लस 1, इसको मैं 11m एज्यूम कर सकता हूँ। जल्दी बोलो, सही बात है या नहीं है? अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, 11m, और m क्या है, m यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर हो जाता है, इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर। समझ में आई बात? बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अब इसको k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो n की जगह पे क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है, तो जहां n है k प्लस 1 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, p n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे 10 2 k की जगह पे n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो फिर p k प्लस 1, या फिर एक काम करो, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा ओपन कर दो बेटा। 2k प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 1, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसा कर सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। ठीक है, हाँ ठीक है, डन। और सुनो, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मुझे ऐसा बनाना है, तो 10 2k माइनस 1, ये वाला 2k वाला माइनस 1 ये ले लो, और यहाँ पर जो ये 2 बचा है, इसकी जगह पे 10 स्क्वायर कर दो और प्लस 1। देखो कितना अच्छा काम किया मैंने, देख रहे हो, देख रहे हो कितना टैलेंट है मेरे अंदर। है बच्चों, टैलेंट देख लो मेरे अंदर कितना है, भरा भरा बहुत टैलेंट है मेरे अंदर। यहाँ लिखा है 2k, ये माइनस 1 है, तो ये वाला पार्ट सेम बन गया, ये वाला अब प्लस 1 ये हो गया प्लस 1, और जो बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्या क्या जाए, अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, देखो ये तो हो गया 10 का स्क्वायर, तो हो गया 10 का स्क्वायर जो कि 100 होता है। हम्म कोई बात नहीं, होने दो। अच्छा हाँ, ये चीज देखो यार, यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो ना, ये प्लस वहां जाकर माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 10 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1। बोलो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ 11m माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, और मल्टीपल में क्या है, 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 1। देखो सही है। अब 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 इसका मल्टीप्लाई कर दो, अब इसके इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 11m मल्टीपल 100, अब 100 यहाँ करेगा 1 से, तो यहाँ पर 100 प्लस 1। ठीक है, फिर 11m इंटू 100,
अब 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा, बच गया। अब यहां से 11 और यहां से 11 कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 11 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 100m, मतलब 100m बचेगा, और यहां से माइनस का 9 बचेगा। अब ये वाला पार्ट में 11 लिखा है बाहर और ब्रैकेट के बाहर, मतलब 11 मल्टीपल हो गया इसका, तो वही तुम्हें बताना है, जो मल्टीपल है वही डिविजिबल डिविजिबल भी है। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि +1 रखने पर 100 कॉमन आ रहा है। 100 कॉमन आने का मतलब है कि पूरा का पूरा पार्ट 11 से डिविजिबल हो रहा है। ये पार्ट क्या हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब 11 डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 10 की पावर 2n-1 + 1 इज डिविजिबल बाय डिविजिबल ऑफ 11। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 11 से कटेगा। देख लो भाई, इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले n माना, फिर 1 रख के रखा, फिर k रख के हम प्रूफ मान लिया पहले से कि भाई ये बात सच कह रहा है। इसको इधर लेके गया, इसकी वैल्यू निकाली, k+1 रखा, ये बनाने की कोशिश की, फिर वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करता गया, आ गया आंसर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको और समझ में आ जाएंगे। ये मैंने आपको कराए इसके 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चल के मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, है ना, बोलो दे दूं, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे दूं, है बच्चों, कर लोगे? एक जस्ट वेट ना, अभी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन एक, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी को चेंज करके दे देता हूँ ना एक क्वेश्चन, और आप चेक करना कि क्या ये सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं ऐसी कुछ, 10 की पावर 2n+1 और +2 इज डिविजिबल बाय 10। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला ये है आपका HW। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या ये 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। सेम इसी तरीके से करना है भाई, क्या करना है, इसी तरीके से करना है ना। एक और दे दूं, चलो एक ये ले लो, एक और ले लेते हैं, दोनों ट्राई करना। दूसरा दूसरा है n+1 और n+2, ठीक है, इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3। हाँ 3, क्या ये नंबर, नहीं 3, 2, एक मिनट रुकना, 3 और रुको यहाँ पर 2 रखूंगा, 4, 4 या 12, 12 दूनी 24। हाँ सही है, सही है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये 2 से मल्टीपल है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, HW होमवर्क दिए हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कल फिर हम और आगे लेक्चर बढ़ाएंगे, और फिर हम इससे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि YouTube पे शायद ये नंबर्स वाले जो लेक्चर हैं ज्यादा है नहीं शायद, है ना। तो बढ़िया लेक्चर्स हैं, आप पढ़िए। मैं और ये जो टॉपिक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इसे पढ़ें बेटा अच्छे से, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर खाली कुमाऊं का पढ़ा रहे हैं तो कुमाऊं ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग करी है पढ़ाना ऐसे करके, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं कुमाऊं का ही करूँ, जिसमें पकड़ थोड़ी अच्छी है, पहले उसी को पढ़ा के फ्लो अच्छा बन जाए मेरा, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं हल्के हल्के और भी लेक्चर बनाता रहूंगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपलोड करूंगा, जो मैथ में लोगों को डर लगता है कि सर हाँ ये टॉपिक गड़बड़ करता है, वो सबको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी हल्के हल्के पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। आप भी थोड़ा सपोर्ट करें बेटा, तो चीजें और लोगों के पास पहुंचेंगी, है ना, और अच्छे से जज कर पाएंगे मुझे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने अच्छे से मैं और चीजों को पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ, फिर आने वाले टाइम में फिर लाइव भी लिया जाएगा, अच्छे से लाइव पढ़ाया करूंगा मैं आपको, ठीक है। बस सपोर्ट आपका बना रहे और मैं अच्छे से आपको करता रहूंगा, बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर पूछें मुझसे कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है मुझे, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको 101% दूंगा। ठीक है। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी आप कंटिन्यू पढ़िए, और शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए बेटा, पढ़िए तभी आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी क्लियर कर पाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, लाइक CSR, नेट, गेट और IIT, जेम, बहुत सारे क्वेश्चंस, टिफर वगैरह, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं, उनमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से रहती हैं। पूरा थ्योरिकल तो नहीं होता है, मतलब MCQs होते हैं उसके अंदर, लेकिन जब ये चीजें आप बनाना सीख जाएंगे ना तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत बड़े, और यूनिवर्सिटी में तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, यूनिवर्सिटी में तो सब लिखना ही पड़ता है, लेकिन इस जब तक ये भेजे में नहीं आएगा तब तक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सोच नहीं पाएंगे कि करना कैसे है। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े प्रूफमेंट नहीं आते हैं, MCQs वगैरह आते हैं, MSQ MCQs टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।